हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेरिवेटिव्स में। हम पेपर 2 मैथ और साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पेपर 2 का सोशल साइंस का एनालिसिस नुपुर मैम के वीडियो में देख रखा है। अब बारी है मैथ एंड साइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक समीकरण दे रखा है जिसको कि सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इसको ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के हिसाब किताब x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये मिलाकर के माइनस हो जाएगा। तो व्हाट विल दिस बिकम, x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4। तो x माइनस 2x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 4 है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस 3। तो माइनस x अपॉन माइनस 3 और ये 3 माइनस 5x पहले से दे रखा है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x माइनस 3 से इक्वल्स टू में चला आएगा कि हमारा 3 माइनस 5x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा प्रॉपर तरीके से अगर हम निकालें तो दैट वुड बी लाइक समथिंग लाइक कि ये, अब देखो यहाँ पे किस संदर्भ में पूछा हुआ है, तो ये सिंगल इक्वेशन के संदर्भ में पूछा हुआ है, यानी दोनों तरफ x को बैलेंस करना है, -1 माइनस x, इस प्रकार कोई चीज को बैलेंस करने के लिए दे रखा है। तो जब इसका प्रॉपर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वी विल बी फाइंडिंग इट एज कि इसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, इसी प्रकार से ये होगा। अगला सवाल दे रखा है कि ये फिर से अगेन एक समीकरण दे रखा है जिसमें कि हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। देखो अब यहाँ पे इतना लंबा सा हम सॉल्व नहीं करेंगे, रादर बस आंसर मार्क करते चलते हैं। इसका आंसर होगा 1। मतलब 33 क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नंबर है जो 2, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 का तो सीधा सीधा है कि जिसके अंत में 2, 6, 6, 8 ये सारे ही 2 से डिविजिबल हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात कि 3 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए आपस में जोड़ देंगे यदि, और वो सारे 3 से डिविजिबल हैं तो वो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे 8 का यहाँ पे 3 पेयर बन गया तो ये आ गया 24 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। पर ये नंबर 11 से है कि नहीं वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार करते करते जब आप चेक करोगे तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा, दैट वुड बी यही 8448, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है कि ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है, मैनेजेबल है। बट जब इसको सॉल्व किया होगा आपने तो इसका आंसर आपको मिल रहा होगा, दैट वुड बी 0.03 ऊपर में बार रेकरिंग है वो। 35 नंबर सवाल की बात करें तो 35 नंबर सवाल में दे रखा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें कि p को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, इसको माइनस करके। ये एक्सपोनेंट क्लास 7th का सवाल है। एक्सपोनेंट्स आपको ये RS अग्रवाल में इस टाइप के सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरा एक एक्सरसाइज है एक्चुअली इस ऐसे वाले सवालों के ऊपर। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, दैट वुड बी 4th नंबर 1.773 इंटू 10 टू द पावर 11। अगेन यहाँ पे देखो फिर से वही क्लास 7th का ये सवाल है, माफ करना क्लास 8th का ये सवाल है। 36 नंबर सवाल क्लास 8th का है कि इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, क्या निकल के आता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/16 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे ही यहाँ माइनस है तो यानी क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, -4 बन जाएगा, क्योंकि 4/1 करने का कोई मतलब नहीं है। तो -4 हो जाएगा और -4 को मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ इतना, रेसिप्रोकल इसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो बाई विच नंबर, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी 4/7 आ जाएगा। तो 7/16 को करेंगे तो आ जाएगा। तो अब आप निकालने का सिंपल सा तरीका है कि -4 से ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कब यहाँ पे -4/7 आ रहा है। तो ये आंसर 4th जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये दे रखा है एक समीकरण हमें जहाँ पे PQR एक प्राइम नंबर है, तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है P + Q - 2R की। तो वही इधर उधर घुमा करके 3-4 तरीके से निकालने का तरीका है। इसी प्रकार अब इस सब में देखो P, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास P आ जाएगा, Q कैसा आ जाएगा, रूट के अंदर। अगले सवाल को देखिए तो अगले सवाल में PQR की वैल्यू फाइंड करने को दे रखी है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो इतने की वैल्यू कितनी होगी। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा
आई कंप्लीटली एग्री की थोड़ा सा टैकी सवाल है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 7 आंसर मिलेगा। अगला सवाल दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो, अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सवाल नहीं आता था, ठीक, लेकिन थोड़े से ट्रेंड्स में चेंज हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखने के लिए मिलता है। फिलहाल ये सवाल बहरहाल है नहीं लीनियर इक्वेशन का, वो जस्ट एक कहने की बात है। अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि इसके बराबर है, क्या कर रखा है, यानी कि इसको ऐड कर रखा है इसके साथ और ये इससे माइनस कर रखा है। तो वही है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और ये जो आंसर आएगा उसके साथ इसको इक्वेट करोगे और जो आएगा उसमें ये निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा, दैट वुड बी 8। तो ये कैसे करना है, तो a की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इन सबको प्लस करने के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब ये जो है एक्स स्क्वायर वाला ये एक्स क्यूब हमारा पहले आ जाएगा और फिर ये माइनस और ये प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक समीकरण हमारा a और b को जोड़ने के बाद बन गया है। तो a b को हमने ऐड कर दिया, अब करना है माइनस c। अब इसमें माइनस करना है c की वैल्यू, तो वो क्या है 3y स्क्वायर माइनस, ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ से, 3y स्क्वायर माइनस होगा हमारा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो आराम से इसको सॉल्व करेंगे जब भी हम, तो क्या निकल के आएगा कि ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे हमारा दे रखा है पहले से एक्स स्क्वायर, तो ये तीनों तो रह जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या, ये वाला माइनस करने के लिए। माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है इसको, दैट्स इट। और जिन्होंने मैथ सॉल्व किया हुआ होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान है, एकदम मजे वाला क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा बना करके, ऐसे ऐसे सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर में एक रेक्टेंगल, ज्योमेट्री से देखो बढ़िया सवाल आते हैं। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है जिसका साइड इतना है और इतना है, और ये एरिया एक इसका एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर है। तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सर्कल का एरिया दे रखा है दोनों का बराबर है, ठीक है। whose sides are this and this, वो थोड़ा सा ट्रिक को इस्तेमाल करो, आ जाएगा कि ये रेक्टेंगल के इस साइड से ये रहा तो सर्कल बनाया गया होगा, तो ऐसे ही मोड़ करके बनाया गया होगा, राइट। चलो अगर ये नहीं समझ में आता है तो दोनों के एरिया को बराबर कर दो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी कर दो, हो गया। अब इसको सॉल्व करके ले आओ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल इंटू बी डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि पाई यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा है 176 मल्टीप्लाई 56 बाई 22 इंटू 7। अब ये हमारा हो गया डिविजन 8 एंड 8 88 टर्म्स में। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 88 इंटू 56 इंटू 7। देखो ये मैं लंबा प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है, तुम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब इसी आर ये आ गया सरकमफेरेंस, ये आर का वैल्यू आ गया, तो चलो इसको भी 2 पाई आर से तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आप कंप्लीटली निकाल सकते होंगे, और जब आप इनको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी 352, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। 4 की तरफ बढ़े तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, डायमेंशन इतना दे रखा है x, देखो एक डायमेंशन गायब कर रखा है, ₹20 पर 100 मीटर स्क्वायर इज इतना। ट्रिक यहीं पे है, क्लास 6 में ऐसे सवाल दे रखे हैं और उसी को इलैबोरेटेड वे में यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। क्लास 9th के आसपास ऐसे सवाल सरफेस एरिया के आपको मिल जाएंगे। सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को पेंट किया हुआ है, तो जब इसको डिवाइड कर दोगे पूरा एरिया निकल आएगा, ठीक है। और वही डिवाइड करने में आपका ट्रिक छुपा हुआ है, और जब आप इस ट्रिक को ब्रेक करके आंसर तक पहुंचोगे, आंसर आएगा 15 x का मान, ठीक है। अगला सवाल मीन मीडियन मोड से है, ये क्लास 7th में मीन मीडियन मोड पढ़ना होता है, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मीन ऑफ मोड मीडियन एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो। इसका मध्य जो है वो क्या है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर 13 इसका मध्य मिलेगा। एक ट्रायंगल एक रोम्बस है, रोम्बस स्क्वायर का एक भाई होता है जो थोड़ा सा हिला हुआ होता है, जिसमें ए बी डी, लेट्स से ए बी सी डी, तो एंगल ए बी
सॉरी ADB यानी क्या हो गया, ये बीच में इस प्रकार बना हुआ है, ये 25 डिग्री है, ठीक है। तो हमें वैल्यू बताना है इसको माइनस करके, इसकी वैल्यू आ गई, रोम्बस के साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसकी वैल्यू जब आ गई है तो देखो इसको सॉल्व करना बड़ा ही सरल सिंपल सा है। साथ के साथ कर लेते हैं, एक बार ही चेक कर लेते हैं। ये जब आया ऑल्टरनेट से एंगल ये वाला आ जाएगा। जब इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर फर्स्ट 210 डिग्री। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो एक PQRS एक चतुर्भुज है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ और QS बराबर है, और ये देखो ऑपोजिट साइड्स बराबर बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑपोजिट साइड। अब एक बना के देख लो, PQRS PQRS, इसमें क्या बोल रहा है, PQ बराबर है किसके, PS के, और RQ बराबर है SR के। तो ये ऐसे वाला बन गया कुछ, तो ये कौन सा बन गया, काइट बन गया। तो काइट के हिसाब से जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मिला लेते हैं, एंड दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। जो इसके डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगला सवाल हमें दे रखा है कि मार्क्स आ रहा है सुनीता का प्री बोर्ड में कुछ इस प्रकार का, इफ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, इसका पाई चार्ट अगर हम बना रहे हैं, द एंगल बाइसेक्टर, व्हाट विल बी द एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब इसका पाई चार्ट बना करके, मैथमेटिक्स वाला जो हिसाब किताब होगा, यहाँ मान लो बन गया ये मैथमेटिक्स का हिसाब किताब, इधर से आ गया, तो मैथ्स में इसने 96 स्कोर किया, तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन इसको मिल जाएगा, मैथमेटिक्स को मिल जाएगा। तो इसका एंगल, इसका ये वाला पार्ट अगर मैथमेटिक्स का है तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, तो इसका एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेगा 86.4। ये थोड़ा सा बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लंबाई दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है और सरफेस एरिया इसका क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ से हाइट से निकाल सकते हो आप πr²h करके, फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको इतना पता होगा, क्योंकि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, और आंसर होगा इसका 2640। अगला सवाल है कि FVE अगर रिप्रेजेंट कर रहा है फेस, वर्टेक्स और एजेस को एक ट्राइंगुलर प्रिज्म का, ट्राइंगुलर प्रिज्म कहने का मतलब कि एक ट्राइंगल के ऊपर ये प्रिज्म बना हुआ है, इसी को हम ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो ये कितने कितने होंगे, तो इनका बराबर ही करना है, बताना है कि कितने कितने होंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज 3rd। अगला सवाल है, S जो है मिड पॉइंट है, S एक पॉइंट है PQ ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR पे ट्राइंगल एक PQR है जिसपे कि PQ के ऊपर S एक पॉइंट है, S इधर पॉइंट है, इस प्रकार से कि ये RS, PS और QS बराबर हो जा रहा है। RS मतलब कि कुछ इस प्रकार, या ये वाला होगा कुछ इसी प्रकार का है। S एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, और वो बता रहा है क्या क्या कि QS ये वाला और PS ये वाला, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, RS के। RS बोले तो ऐसा, इसके बराबर हो जा रहा है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल कैसे बनेगा, तो ये मीडियन मिड पॉइंट है, S जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इस एंगल को हाफ करेगा, उसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 3rd 60 डिग्री। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो AB और PQ एक रे है जो कि PS पे एक पॉइंट है, P is point on line AB and PQ is a ray such that QAP is 7x and QPB is 5x। तो उस समय 8x minus 10 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यू विल बी गेटिंग आंसर 3rd 110 डिग्री। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्लास 8 का सवाल है। RS अग्रवाल में ऐसे सवाल आपको एज इट इज मिल जाएंगे, जहां पे आप सॉल्व करोगे कंपाउंडेड, एनुअली, हाफ ईयरली, इस तरीके के सवाल वहां बहुत मिलते हैं। तो बढ़िया अगर मैथ्स की तैयारी करनी है और ऐसा लग रहा है कि अभी नंबर कम बन रहे हैं, वापस से तैयारी करनी पड़ेगी और करना चाहिए, तो ऐसे में आप मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल का सॉल्व करना शुरू करिए, एंड यू विल बी वेरी क्विक विद योर आंसर्स। ठीक है, तो इसका आंसर खैर आएगा 4 ऑप्शन। अगला सवाल है हमारा कि एक शॉपकीपर है जो आइटम बेच रहा है कुछ इस प्रकार से, वो इतने का आइटम बेच रहा है जिसमें उसको 20% लॉस हुआ,
फिर उसने कोई सामान बेचा बी जिसमें उसको इतना रुपया, उसमें इतना बेचा, इतने रुपए का बेचा, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉपर उसका प्रॉफिट और लॉस मिला करके इतना बन रहा है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट उसका जो भी हो रहा होगा क्या बन रहा होगा। अगेन क्लास 8 का सब्सीक्वेंट प्रॉफिट और लॉस का सवाल है ये, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग आंसर कि इसको प्रॉफिट हो रहा है और दैट इज 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल देखो, अब सीसीई से रिलेटेड है कि सीसीई के लिए कौन सा सही है। तो सीसीई के लिए सही है ऑप्शन नंबर 4, जहां पे कि असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड कर रहा है प्रीवियस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लर्निंग प्रोसेस, सारी चीजों को ये असेस कर रहा है। एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट मैप इन मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहे हैं तो उसके एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे, तो उसके एसेंशियल फीचर होंगे कि कंसेप्चुअल एनालिसिस होना चाहिए और सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया होना चाहिए। डायरेक्शंस, एरोज बहुत ही क्लियर तरीके से मार्क किए हुए होने चाहिए जिससे कि बच्चे को और क्लैरिटी हो जाए। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और कैन नॉट बी यूज फ्रीक्वेंटली। मैथमेटिक्स में तो करना चाहिए ताकि क्लैरिटी हो। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है, वो हमेशा ही काम में आगे हेल्प ही करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर के लिए क्या ये सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये चुनना है हमें, राइट। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन पढ़ो कि यहाँ पे क्या है कि इस रिक्वायर स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्नर्स, कोई स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, एटलीस्ट पढ़ते पढ़ते उनमें स्पेशल एप्टीट्यूड आता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या बता रहा है कि मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से गलत है। तो अगर गलत की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड नॉट बी वेरी थिक और हेवी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड हैव वेरिड एक्सरसाइज टू गिव प्रैक्टिस टू स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है कि मैथमेटिक्स में ये चीज होनी चाहिए। अगले सवाल के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ये जो टेक्स्ट बुक है शुड हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, यहाँ क्या एक वर्ड यूज करते हैं ओनली, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तो ये हो गया गलत, सिर्फ नहीं और कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अगला सवाल है कि आर्ग्यूमेंटेशन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, इसमें अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंटेशन, बच्चे आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, मतलब इससे क्या होना चाहिए, क्या होगा देखते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड एज लाइन ऑफ रीजनिंग दैट इंटेंड्स टू शो और एक्सप्लेन व्हाई मैथमेटिकल रिजल्ट इज ट्रू, सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा हो जरूरी नहीं है, ठीक है जी। अगला है कि इट इज ऑलवेज हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स, सही बात है कि हमेशा ही हेल्पफुल होता है ताकि अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके हम समझा पाए और बता पाए। फिर दूसरा दे रखा है हमें कि इट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच में लाया जा सकता है, इंक्वायरी अप्रोच में डाला जा सकता है। एंड लास्टली लेस यूजफुल फॉर एलिमेंट्री ग्रेड स्टूडेंट्स एज इट्स असेसमेंट विल बी डिफिकल्ट, नो नॉट एट ऑल, असेसमेंट कोई डिफिकल्ट नहीं होता। तो फर्स्ट यानी ए और डी स्टेटमेंट गलत है, बी और सी सही है, तो ऑप्शन कोई है ऐसा बी और सी, ये रहा थर्ड, ये हो गया सही हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कंजंक्चर इन मैथमेटिक्स इज, कंजंक्चर मैथमेटिक्स में क्या होता है, एंड दैट इज अ प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू, हम उसको मान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव, ऑन द बेसिस विदाउट एनी प्रूफ, किसी प्रूफ के बिना हम मान लेते हैं कि हाँ ये सही होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि एक टीचर है जिन्होंने सवाल प्रॉब्लम्स बताए हैं स्टूडेंट को। सम्राट इतने रुपए पे करता है 3 महीने के लिए, वो कितना से जो सिमरत है वो कितना सेव कर लेगी, उसके बाद डजन ऑफ बनानास और जॉय और जेनी, अलग अलग सवाल है। Which of the following correct with respect to the above 3 questions? अब इन तीनों क्वेश्चंस को देखें यदि तो इनमें से कौन सा सही है, तो आराम से अगर देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन जो है डजन 3 डजन बनाना को इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो कैलकुलेट करना है, ये दोनों लाइफ से रिलेटेड है कि उसको कितना रेंट मिला है और कितना पैसा देना है, तो ये सारी चीजें क्या है ए और बी जो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है।
लेकिन थर्ड वाला देखिए, व्हेन जो वॉज इन थर्ड ब्लॉक जेनी वॉज एट फर्स्ट ब्लॉक, इफ बोथ आर वॉकिंग विद सेम स्पीड देन वेयर द जेनी एंड जो विल बी एट 9th ब्लॉक। तो अब ये सी वाला कौन सा होगा? सी वाला जो होगा ऑप्शन, यहाँ पे हम रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा जो ई और बी है वो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, ये लगा लेंगे, और सी जो है वो रीजनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। यूनिटरी मेथड का सवाल था कि ये इनमें से कौन सा यूनिटरी मेथड है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमें दे रखा है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि इसका आंसर कंजंक्चर होगा या नहीं होगा। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सा सबसे सही तरीका है? टीच एवरी स्टूडेंट विद सेम, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मोटिवेट लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, अपने एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर बच्चों को काम करने की जरूरत है ताकि वो और अच्छा कर सके, उनके लिए मोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि मैथमेटिक्स वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट और बेकार लगती है बच्चों को। अगला सवाल है कि एक क्लास में डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से लिए जा रहे हैं, लाइक रेलवे लाइन क्रॉसिंग और वर्ड्स लाइक एच और जेड, इन सब में तो क्या चीजें पढ़ाई जा रही होंगी? तो एक चीज तो क्लियर है कि पढ़ाया जा रहा होगा पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये लाइन रेलवे लाइंस नहीं मिलती है, एच नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं पे एच में बीच में ये भी है और ये भी है, तो क्या ट्रांसवर्सल भी पढ़ा रहे होंगे और पैरेलल लाइंस दोनों चीजें पढ़ा रहे होंगे? तो ये दोनों चीजें हम पढ़ा रहे होंगे, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का जी। अब चलते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस का सबसे ओपनिंग क्वेश्चन ही है साइंस में रैशनल के बारे में कि द कंसीडर्ड एज द मोस्ट सूटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के लिए सबसे सही चीज क्या मानी गई है? तो दैट इज इट बेनिफिट्स स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। एक कई सारे लोग मिलकर के जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो डाइवर्सिफाइड तरीके से पढ़ाया जा सकता है। नाउ क्लास 7 के स्टूडेंट को एक स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। एक सूटेबल एक्टिविटी क्या हो सकती है? तो एक सूटेबल एक्टिविटी ये हो सकती है कि हम स्पून लेकर के और बच्चों को दिखा दें, जहां से कि एक ही तरफ दोनों कॉन्वेक्स कनकेव दोनों टाइप के मिरर को हम समझा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाई the term statement good science education is true to the child, true to life and true to discipline? इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छे विज्ञान बच्चों के अनुकूल, बच्चों जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष यानी बेसिकली अनुशासन के अनुकूल होता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के अलावा ये कौन सा हो सकता है? तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हेल्प स्टूडेंट टू अक्वायर साइंस प्रोसेसेस विच इज रॉन्ग, build link between child and his or her environment। नो, सिर्फ यही नहीं है। साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रैदर यहाँ पे ऑप्शन नॉट वाला पूछ रहा है, इसीलिए काटते जा रहे हैं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब कि रियल लाइफ में वो है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या नहीं है इसमें? तो वो है कि बच्चों को डिसिप्लिन बन रहने के लिए ट्रेन करना। साइंस का काम ट्रेन करना नहीं होता, रैदर साइंस का काम होता है कि बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में सजग बनाए, अपने साइंस के प्रोसेसेस को समझा पाए, जिसको रियल लाइफ में डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। तो क्या नहीं है? तो वो यही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ट्रू अबाउट करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। जो करिकुलर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर के, वो कि साइंस और मैथ को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एलिमेंट्री क्लासरूम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इंटीग्रेट करके साइंस में क्लब करके पढ़ाया जा रहा है सेकेंडरी स्कूल में, या फिर साइंस और सोशल साइंस को क्लब करके पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में ईवीएस के नाम पे। तो देखो सी तो सीधे सीधे सही बात है कि एकदम सही ऑप्शन है कि सी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? दैट वुड बी बी एंड सी, क्योंकि ये एक साथ मिलके साइंस और टेक्नोलॉजी तो मैथमेटिक्स को लेके पढ़ा नहीं रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल करके जरूर साइंस कह के पढ़ाते हैं। तो बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे बढ़े तो एक ग्रुप स्टूडेंट है जो इंगेज है
कई सारे प्रकार की एक्टिविटी में जहाँ पे वो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर मीजर कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा कि इस टास्क को असेस किया जाए, बच्चों को असेस करना है इस टास्क के बेसिस पे, तो वो कौन सा सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा? तो वो होगा पे अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर। अटेंशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं और थर्मामीटर के जो न्यूनतम गणना है उस पर ध्यान दे रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि हम बच्चों के किसी और चीज को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर इधर उधर टच तो नहीं कर रहा है, कहीं बढ़िया से सस्पेंडेड नहीं है, हर छोटी छोटी चीज को बच्चा अगर ध्यान से देख रहा है तो यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी। और अगर नहीं देख रहा है, नई चीजें समझ रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसमें क्या देख सकते हैं? तो वो अटेंशन स्पैन देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इनमें से कौन सा होगा? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कि व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज भी ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकते होंगे तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो अगले सवाल की बढ़े तो जीएम फूड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है जिसके लिए जीएम फूड एक साइंस स्पेशल कैरिकुला में कंसीडर्ड एज वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग दैट? ठीक है, अब आराम से इस सवाल को एनालाइज करो। इसमें जीएम फूड के बारे में, सोशियो साइंटिफिक रीजन के बारे में है, तो यहाँ बच्चों को इंगेज करेगा, बिल्कुल करेगा, अप्रिशिएट करेगा साइंस को कि उसने अलग तरीके से, अलग अलग तरीके का एक डिफरेंट एरिना एक्सप्लोर किया है, कल्टीवेट करेगा अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें तो होंगी, तो क्या नहीं होंगी? आर्ग्यूमेंटेशन, ये फालतू के तर्क वितर्क में इंडल्ज नहीं करेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7th का एक चैप्टर है। टीचर एक्टिविटी परफॉर्म करा रही है जहां पे उनको टेस्ट ट्यूब में 3/4 फिल करना है वाटर, और उस ABC को टेस्ट ट्यूब में नेल डालना है और अलग अलग तरीके से कई सारे प्लांट बूथ में रखने हैं और उनको चेक करना है बेसिकली। तो व्हाट प्रोसेस स्किल इज द टीचर एम्फसाइजिंग इन दिस केस? क्या, किस चीज को टीचर, इस पूरे कहानी से किस चीज को टीचर एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही है? तो वो एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही है एस्टिमेशन को, कि आप एस्टिमेट लगाओ कि क्या हो सकता है। अगला सवाल है कंटेंट वैलिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इम्प्लाइड? कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। ठीक है, अवधारणाएं यथार्थ रूप से, इन कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली प्रेजेंटेड। अवधारणाएं जैसी हैं वैसी ही प्रेजेंट कर दी गई हैं, और कंटेंट इज अपडेटेड, कंटेंट को हम अपडेट करते रह रहे हैं। तो इनमें से कंटेंट वैलिडिटी के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो दैट वुड बी ABC। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज सजेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग? एक्सटेंडेड लर्निंग मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज बुक से हट करके भी हो। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस काइंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देम ऑन देयर ओन। ठीक बात है कि अपने से वो क्या कंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज इनहेंस चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट टीचर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। अलग अलग जगह खोजेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, होगा ही। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन। एक्सटेंडेड लर्निंग है तो ये इंपॉर्टेंट बेसिस कैसे हो गया इवेल्युएशन का? ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन हो सकता है, बच्चों को समझाने के लिए अच्छा एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडिशन नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि इनमें से जब हम मैच बॉक्स को रब करते हैं तो क्या होता है? तो उसमें रेड फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है। हॉर्मोन्स के से रिलेटेड सवाल है। हम देखो यहाँ से अब डायरेक्ट साइंस के सवाल शुरू हो रहे हैं, तो इनको हम आंसर्स मार्क करते हुए चलेंगे। ये सिक्रीट हार्मोन करता है, ऑर्डर करता है ग्लैंड को, तो ये कौन कौन से हैं? तो A और B सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, और ग्लैंड को ये लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थायराइड, एड्रीनल एंड पिट्यूटरी। अगले सवाल पर बढ़े
तो यहाँ क्या दे रखा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्ले सॉइल की अच्छी होती है लोमी सॉइल की, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ज्यादा फर्टाइल दे रखा है, रादर क्ले सॉइल इज लेस फर्टाइल, सो दिस इज इनकरेक्ट। अगले सवाल पे बढ़े कि पिनहोल कैमरा है जो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो उसके अनुसार ये कौन सा सही होगा। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लाइट अपना पाथ चेंज कर दे रही है, बिल्कुल सही बात है। छोटे से तो एक नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये पाथ जो होता है लाइट चेंज कर देती है। तो जो चीज यहाँ पे ऐसे आपको नजर आएगी पिनहोल कैमरा में वो ऐसे उल्टी नजर आएगी, तो पाथ भी चेंज कर दे रहा है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये इसमें नहीं होता है, सो दिस इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़े कि इनमें से किस में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, तो इनमें से मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। अगले सवाल पे बढ़े तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में पूछा है, तो देखो कोल्ड ब्लडेड में ह्यूमन तो आते नहीं है, तो ह्यूमन का कौन कौन सा दे रखा है, वेल एक मैमल है, ह्यूमन मैमल है और डॉल्फिन मैमल है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, बचा कौन, सर्प, मेंढक और कॉकरोच, तो स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच वुड बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़े, एजर्शन रीजन क्या है कि स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और रीजन क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस नीडेड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। साइंस का टिपिकल साइंस का क्वेश्चन है जिसमें कि क्या बात हो रही है, ये दोनों चीजें ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये दोनों चीजें ठीक है, बट इट्स करेक्ट आंसर इज कि यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम हमेशा नहीं चाहिए होता है। HCl जब प्रोड्यूस करता है खाना को ब्रेक डाउन करता है और उसका काम होता है कि खाने के साथ जो हमारे बॉडी में जर्म्स चले गए हैं उनको मार देना, तो रीजन फॉल्स है और एजर्शन ट्रू है। डाइजेस्टिव जूसेस को नहीं, कुछ इंजाइम्स हैं जिनको एक्टिव वो पीएच चाहिए जिसपे वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव जूसेस को नहीं। अगले सवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन से है, क्लास 7th का सवाल है, ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है जिसमें पूछा है कि क्या आंसर हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग, क्या मतलब है इसका, तो कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जिसको कि हम मोर लिविंग बींग्स के लिए ज्यादा इजी फॉर्म में अवेल करा रहे हैं, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगले सवाल पे बढ़े तो पोजीशंस डज नॉट हैव स्प्रिंग, डज अ स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, कम में रहेगी, उसका हाइट जो होगा वो सबसे कम दूरी पे रखा हुआ रहेगा। अगले सवाल पे बढ़े कि इनमें से कौन सा सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको जब हम, ये वॉट पर सेकेंड है, ध्यान रखिएगा, ये जूल पर सेकेंड है और ये न्यूटन मीटर है, तो ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, क्लास 8 और 9th में इनका इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर इसका करेक्ट कौन सा होगा, एंड द आंसर इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल पर सेकेंड। नाउ अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है, ऑल माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी, ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, लिविंग सेल्स के बारे में है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with naked eyes, हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, सारे सूक्ष्म नहीं होते। सबसे बड़ा सेल बोला जाता है किसको, ऑस्ट्रिच एग को, तो ऑस्ट्रिच एग तो नजर आता है, तो वो तो है होगा नहीं, एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, तो ऑप्शन ए तो चला गया हमारे पास से। तो अब बचा क्या, ऑल हैव सेल वॉल, जरूरी नहीं है कि सबके पास सेल वॉल हो, ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही बात है, ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक बात है, ये दोनों सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन और है, सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास होता है, ये क्लियर है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर एक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता है, जो हमारे छोटे वाले प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट वुड बी डी ओनली, इस सभी के पास कोशिका झिल्ली मौजूद होती है। एक पंख है जिसका की मास 15 ग्राम है, उसको एक हाइट से गिराया जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से गिराया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसके ऊपर 0 हो जाएगा हमारा फोर्स, ठीक है, फोर्स होता है ना ma, एक्सेलरेशन, जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, वो 0 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, आप रूपी। अगला सवाल केमिस्ट्री का बड़ा ही अच्छा सवाल है कि एक आयन बन रहा है X3+, देखो 3+ बन रहा है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गायब कर लिए हैं, 3 इसके गायब हो गए हैं, एटॉमिक मास 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये तो क्लियर हो गया।
तो जैसे ही इसने 3 अपने गायब कर लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे 13, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे इसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाला 10 ऑप्शन किसका है, बस इसका है, बीच में इलेक्ट्रॉन है इसका है, और न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है, एक ज्यादा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो 13 है और इसका एटॉमिक मास है 27, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 14, तो 14 हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर घटा दोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगले सवाल की तरफ बढ़े, बढ़िया सा एक मैच द फॉलोइंग है, बस इसमें एक चेक कर लो, प्लास्टिक बॉटल को बहुत साल लगते हैं और पेपर हमारा 10 से 20 दिन में हो जाता है, केले का छिलका 1 से 2 वीक में। तो अब देख लो इसमें आंसर कौन सा है, तो ये जी आंसर हमारा हो जाएगा, दैट वुड बी बनाना पील। जो है हमारा कब चल रहा है, बनाना पील डी का 2 किसके पास है, ये रहा देखो, डी का 2, ई का 3 आ गया, ए का 5, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस ऑर्गेनेल के पास अपना अपना डीएनए होता है, प्लास्टिड के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और न्यूक्लियस के पास, इन तीनों के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो ए बी सी ऑप्शन है 1, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल 4 लिक्विड दे रखा है, लिक्विड है और डेंसिटी दे रखा है, बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, तो इसमें दिमाग लगाओगे तो सबसे ज्यादा डेंस ये है, तो ये क्या होगा, डूब जाएगा अंदर की तरफ, डी हमेशा ही डूब जाएगा। तो डी से रिलेट करके तो बताया नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से वैसे ही बाहर हो गया। तो जब आप इस पे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे, आपको समझ में आएगा कि सबसे हल्का ये है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ए होगा जो फ्लोट करेगा। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन बी, लिक्विड बी में वो नहीं कर सकता क्योंकि लिक्विड बी की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है ए से। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होगा 3rd। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन है कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और रीजन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें उसमें होती हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, अभी देखो सुन करके तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ डायरेक्शन है और उसमें मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैक्सिमम टाइम तुम बी ऑप्शन पे जाओगे, पर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ए फॉल्स हो गया और रीजन सही हो गया। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज से सवाल है ये, और ये होगा करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे बढ़े तो एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जो स्पर्म सेल है वो फादर से और एग सेल है मदर से फ्यूज हो रहा है टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं जाइगोट, पहले जाइगोट बनाते हैं बाद में एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि पहले वो जाइगोट फॉर्म करते हैं विच डिवाइड्स रेपिडेटली और एक बॉल बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, जो कि वॉल ऑफ यूट्रस में जाकर के, वाई की वैल्यू होगी यूट्रस में, मतलब वाई यूट्रस है, एंड द स्टेज ऑफ एक्स, अब यहाँ एक्स दे रखा है तो एक्स जो होगा यहाँ पे वही यहाँ पे होगा, इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड व्हाट, अ फीटस, उसको हम फीटस कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 3rd। अगला सवाल हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये तीनों एनसीईआरटी क्लास 9th में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। अब एक बारी ग्राफ देख लेना कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ऐसा बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब रेस्ट में रहेगा तो ऐसा बनता है। ये टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, नॉर्मल है, बढ़ ही नहीं रही है, वैसे ही है, जितना था उतने ही पे है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो टाइम बढ़ रहा है बाकी कुछ बढ़ नहीं रहा। ठीक होगी बात। तो ये कुल मिलाकर के स्ट्रेट लाइन का हिसाब किताब है। तो ये कुछ इस प्रकार हमने पूरे 90 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और साइंस के डिस्कस कर लिए हैं। डू फॉलो डेली बाइट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।